इस विस्तृत और गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे 1857 के महासमर का एक बहुत ही गहरा और एकेडमिक ब्लूप्रिंट पेश करते हैं। इस सामग्री विशेष रूप से कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों और यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। लेकिन देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य केवल तथ्यों की एक उबाऊ सूची तैयार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव का असल मिशन 1857 की क्रांति का वन शॉट रिवीजन देना है। बिल्कुल सरल और स्पष्ट हिंदी में। अंदाज एकदम वैसा रहेगा जैसे कोई बोर्ड पर पढ़ा रहा हो, स्टेप बाय स्टेप और उदाहरणों के साथ, ताकि हर एक जानकारी दिमाग में पूरी तरह छप जाए। यह दृष्टिकोण बिल्कुल सही है। मतलब इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि अमुक तारीख को क्या हुआ, ये समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ। उन सैनिकों, किसानों और राजाओं के दिमाग में उस वक्त आखिर चल क्या रहा था। सही बात है। उस उबलते हुए गुस्से के पीछे की जमीनी हकीकत क्या थी। आज 1857 की क्रांति का इस तरह विश्लेषण किया जाएगा कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला आपस में जुड़ जाए और हाँ, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए, यह सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत ना रातों रात नहीं होती। उसके पीछे दशकों का दबा हुआ गुस्सा होता है। जाहिर सी बात है। एक तरह से ये एक बारूद का ढेर था जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। तो सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से मुख्य कारण थे जिन्होंने भारत के अलग अलग वर्गों को एकदम विद्रोह के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। देखो, इस पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए ना इसे 4 अहम हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले राजनीतिक कारणों की बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बेहद आक्रामक और विस्तारवादी थी। इनमें सबसे कुख्यात थी लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति। एकदम सही, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति ने भारतीय रियासतों में एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा कर दी थी। सदियों से ये भारतीय परंपरा रही थी कि यदि किसी राजा का अपना सगा पुत्र नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। हाँ, दत्तक पुत्र वाली परंपरा। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्राचीन परंपरा को सिरे से खारिज कर दिया। सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को सिर्फ इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया क्योंकि वहां के शासकों के सगे वारिस नहीं थे। तो राजाओं को लगा कि भाई एक विदेशी व्यापारिक कंपनी अब उनके धर्म और परंपराओं को ही अमान्य कर रही है। और राजनीतिक कारणों में अगर देखें तो अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल लगती है। मतलब अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन या खराब प्रशासन का आरोप लगाया और वहां के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि ब्रिटिश बंगाल आर्मी के आधे से अधिक सैनिक तो उसी अवध इलाके के किसान परिवारों से आते थे। अवध को हड़पना तो सीधा उन सैनिकों के घरों पर हमला करने जैसा था। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। असल में सैनिक था क्या? वो वर्दी में किसान ही तो था। बिल्कुल। और जब उस किसान के घर पर, उसकी जमीन पर संकट आया तो सेना में विद्रोह सुलगना ही था। और यहीं से आर्थिक कारण भी जुड़ जाते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां केवल लगान वसूलने के लिए नहीं थीं, धन लूटने के लिए थीं। हाँ, वे भारत के धन का दोहन करने का एक व्यवस्थित तरीका थीं। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं को ही ले लीजिए। इन प्रणालियों में कर की दरें इतनी अधिक थीं कि किसान हमेशा के लिए साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस कर रह गए। यानी इन नई व्यवस्थाओं में बिचौलियों को हटाकर सीधे किसान की ही गर्दन पकड़ ली गई। और सिर्फ खेती ही क्यों, भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे उनका भी तो पूरी तरह पतन हुआ। हाँ बिल्कुल। जो भारत कभी अपने बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, उसके पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने लगभग खत्म ही कर दिया। इंग्लैंड के कारखानों में बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर दिया गया। भारतीय कारीगरों पर भारी टैक्स लगा दिए गए। भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश माल का उपभोक्ता बना दिया गया था। किसान से लेकर कारीगर तक हर कोई भुखमरी की कगार पर था। तो स्थिति ये थी कि एक तरफ रजवाड़े अपनी सत्ता छिन जाने से गुस्से में थे और दूसरी तरफ आम जनता आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके साथ ही एक बहुत गहरा सामाजिक धार्मिक डर भी लोगों के भीतर बैठ रहा था।
ये डर बहुत गहरा था। ऐसा लगता है कि उस समय के रूढ़िवादी समाज को ये लगने लगा था कि अंग्रेज केवल उनका धन नहीं लूट रहे, बल्कि उनका धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। और ये डर बहुत वास्तविक था उस समय के हिसाब से। ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय समाज में कुछ हस्तक्षेप किए। अब भले ही पश्चिमी नजरिए से वो सुधारवादी थे, लेकिन समाज ने उन्हें अपने धर्म पर सीधा हमला माना। जैसे 1829 में सती प्रथा पर रोक, राजा राममोहन राय के प्रयासों से जो हुआ था। हाँ, और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसके अलावा समाज में रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को लेकर भी भारी दहशत फैली हुई थी। दहशत वो कैसे? लोगों को लगता था कि रेलगाड़ी में सभी जातियों को एक साथ बिठाकर अंग्रेजों का मकसद उनकी जाति और धर्म को नष्ट करना है। और फिर 1850 में एक कानून आया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम या रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अच्छा। इसने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भारतीय, हिंदू या मुस्लिम अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है, तो भी उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। ओहो। इससे ये धारणा और पुख्ता हो गई कि मिशनरियों के जरिए पूरे देश को ईसाई बनाने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। ये तो मतलब पूरा का पूरा समाजी विद्रोहों के लिए तैयार बैठा था। और इस गुस्से को सेना के भीतर एक और नया आयाम मिला। अगर देखा जाए तो सैन्य कारण इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अंततः हथियार तो सैनिकों ने उठाए थे। बिल्कुल। सैनिकों के भीतर असंतोष कई स्तरों पर सुलग रहा था। भारतीय सैनिकों के साथ सेना में खुला नस्ली भेदभाव होता था। समान काम के बावजूद उन्हें ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन और भत्ते दिए जाते थे। एक भारतीय सैनिक चाहे कितनी भी बहादुरी दिखाए, वो सूबेदार से ऊंचे पद पर प्रमोट ही नहीं हो सकता था। और फिर 1856 में एक कानून आया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, यानी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अनुसार नए भर्ती होने वाले सैनिकों को ये लिखित में देना होता था कि सरकार जहां भी आदेश देगी वे वहां जाकर युद्ध लड़ेंगे, चाहे वो समुद्र पार ही क्यों ना हो। और उस दौर के हिसाब से समुद्र पार करने का मतलब था काला पानी, अपनी जाति और अपने धर्म से हमेशा के लिए बहिष्कृत हो जाना। बिल्कुल। ये तो सैनिकों के लिए अपनी आत्मा का सौदा करने जैसा था। तो ये स्पष्ट है कि आर्थिक तबाही, धार्मिक भय और राजनीतिक उथल-पुथल से एक भारी बारूद का ढेर तैयार हो चुका था। लेकिन हर बारूद को फटने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। उस तत्काल कारण ने किस तरह आग लगाई? यहां सबसे रोचक बात यह है कि एक बहुत ही छोटी सी प्रतीत होने वाली घटना कैसे एक विशाल साम्राज्य की नींव हिला सकती है। वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस की घटना। हाँ, वो एनफील्ड राइफल वाली बात। एकदम सही। ब्रिटिश सेना ने अपनी पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह नई और आधुनिक एनफील्ड राइफल को शामिल करने का फैसला किया। इस नई राइफल की मारक क्षमता तो अच्छी थी, लेकिन इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था ना, उसे बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों को सील करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं पर सीधा प्रहार थी। जाहिर सी बात है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित। सैनिकों को लगा कि ये उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोई सुनियोजित साजिश है। और फिर इसी बात ने बैरकपुर में एक बड़े घटनाक्रम को जन्म दिया। सही बात है। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने इन कारतूसों का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया। और जब दबाव डाला गया तो उन्होंने गुस्से में अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि एक सिपाही को फांसी देने से विद्रोह वहीं दब जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। बिल्कुल। मंगल पांडे की शहादत की खबर पूरे देश की छावनियों में पहुंच गई। देखिए, मंगल पांडे का विद्रोह तो एक व्यक्तिगत शौर्य था, लेकिन असली और संगठित शुरुआत इसके कुछ समय बाद मेरठ से हुई। कब, कहां और कैसे, ये जो मेरठ से दिल्ली तक का घटनाक्रम है, ये बेहद नाटकीय है। वो रात वास्तव में ऐतिहासिक थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने उन 85 साथियों को जेल से छुड़ाया
जिन्हें कारतूसों के इस्तेमाल से मना करने पर लंबी सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया गया और रातों रात वे विद्रोही सैनिक घोड़ों और पैदल ही दिल्ली की ओर कूच कर गए। अगली सुबह 11 मई को वे दिल्ली के लाल किले के बाहर खड़े थे। इस घटना की कल्पना करना भी कितना अद्भुत है। 80 साल के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो अपनी पेंशन पर जी रहे थे और केवल गजलें लिखना चाहते थे, अचानक एक सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि लाल किले के प्रांगण में हजारों हथियारबंद सैनिक खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल फिल्मी दृश्य जैसा। और वे सैनिक उन्हें भारत का सम्राट, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देते हैं। सैनिकों को इस विद्रोह को वैधता देने के लिए ना एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसे पूरा भारत पहचानता हो, और वो चेहरा मुगल सम्राट का ही हो सकता था। सही बात है। भले ही जफर के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनका नाम ही काफी था। दिल्ली पर अधिकार करना इस क्रांति का पहला बड़ा मील का पत्थर था। इसके बाद तो ये विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये संघर्ष केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग अलग मोर्चों पर कई ऐसे नायक उभरे जिन्होंने ब्रिटिश सेना की रातों की नींद हराम कर दी। अगर हम क्रांति के प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं पर नजर डालें, तो दिल्ली के बाद सबसे प्रमुख नाम कौन से आते हैं? दिल्ली में नाम मात्र के नेता तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक कमान एक बहुत ही अनुभवी सैन्य अधिकारी बख्त खान के हाथों में थी। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया और एक सैनिक परिषद का गठन किया। इसके बाद हम कानपुर की ओर मुड़ते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब कर रहे थे। वे अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। डलहौजी ने ये कहकर उनकी पेंशन रोक दी थी कि वे सगे पुत्र नहीं हैं। यानी ये नाना साहब शुरुआत में किसी अमूर्त राष्ट्रीयता के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनका अपना व्यक्तिगत रोष था, लेकिन उनके साथ एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार मौजूद थे। बिल्कुल। नाना साहिब की सेना का वास्तविक संचालन उनके बेहद वफादार और कुशाग्र सेनापति तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे की छापामार युद्ध नीति ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। और झांसी? फिर बात आती है झांसी की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो शौर्य का पर्याय बन चुका है। डलहौजी की हड़प नीति के कारण उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया तो रानी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए युद्ध लड़ा। वो ह्यू रोज का कथन बहुत मशहूर है ना? हाँ, उनके बारे में ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू रोज का वो कथन बहुत प्रसिद्ध है, जब उसने रानी की शहादत के बाद कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई ये अकेली मर्द है। ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति थी दुश्मन की तरफ से। और अवध के बारे में क्या कहेंगे? जिस अवध को कुशासन के नाम पर बेदर्दी से हड़पा गया था, वहां प्रतिक्रिया कैसी थी? अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ का विद्रोह सबसे व्यापक था, क्योंकि इसमें केवल सैनिक नहीं बल्कि जमींदार, किसान और आम जनता भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। पूरा का पूरा समाज साथ आ गया था। बिल्कुल। बेगम ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और अगर हम उम्र और जज्बे की बात करें तो बिहार के कुंवर सिंह का जिक्र आना ही चाहिए। अरे, कुंवर सिंह की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक 80 वर्ष का बुजुर्ग जमींदार अपनी ढलती उम्र में तलवार उठाता है और ब्रिटिश सेनाओं को कई बार धूल चटा देता है। बिल्कुल। बिहार के आरा जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अपने इलाके से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े ना, तो हम देखते हैं कि इन सभी नेताओं के अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे। किसी की पेंशन छिन गई थी, किसी का राज्य हड़प लिया गया था, किसी की जमीन नीलाम कर दी गई थी। लेकिन जब वे मैदान में उतरे तो उन सबका शत्रु एक ही था, और उनके संघर्ष ने एक बहुत बड़े सामूहिक आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन इतने सारे नायकों, लाखों सैनिकों और आम जनता के भारी समर्थन के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज इस भयंकर प्रहार से बचने के लिए, अंग्रेजों की जो दमन नीति और रणनीति थी वो कैसी थी, और अंततः ये क्रांति विफल क्यों हुई? ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया अत्यंत क्रूर और निर्मम थी। जब लंदन तक ये खबर पहुंची तो वहां से तुरंत भारी संख्या में अतिरिक्त सेनाएं बुलाई गईं। अंग्रेजों ने भयानक दमन नीति का सहारा लिया, जिसमें कोई दया नहीं दिखाई गई।
गांवों के गांव जला दिए गए। जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। बाप रे। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए जॉन निकोलसन को भेजा गया और उसने दिल्ली में भयंकर मारकाट मचाई। कानपुर और लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल में बेहद आक्रामक सैन्य रणनीति अपनाकर विद्रोहियों को कुचला। इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह होने के बावजूद असफलता के जो कारण नजर आते हैं, उनमें सबसे बड़ा तो यही लगता है कि विद्रोहियों के पास एक साझा विजन या कहें केंद्रीय नेतृत्व की भारी कमी थी। हर कोई अपने अपने मोर्चे पर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा था। ये बिल्कुल सही आकलन है। असफलता का पहला बड़ा कारण संगठन और समन्वय की कमी ही था। बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े थे और वे पूरे देश के विद्रोहियों को एक सूत्र में नहीं बांध सकते थे। विद्रोहियों के पास भविष्य का कोई स्पष्ट राजनीतिक ब्लूप्रिंट नहीं था कि अंग्रेजों को भगाने के बाद देश चलेगा कैसे। दूसरा बड़ा कारण था विद्रोह का सीमित क्षेत्र। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। पूरा भारत एक साथ नहीं उठा था। दक्षिण भारत, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा, राजस्थान और बंगाल के कई इलाके इस विद्रोह से लगभग पूरी तरह छूते रहे। और उससे भी निराशाजनक बात यह थी कि भारत के कई शासकों और वर्गों ने तो सीधे तौर पर अंग्रेजों की मदद की। हाँ, ये तो है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया। अगर ये सब विद्रोहियों के साथ होते तो परिणाम शायद कुछ और ही होता। और आधुनिक हथियारों का अभाव भी तो था। मतलब तकनीक ने भी एक बड़ा फासला पैदा किया। विद्रोही जहां पुरानी बंदूकों, तलवारों और भालों पर निर्भर थे, वहीं अंग्रेजों के पास आधुनिक एनफील्ड राइफलें और बेहतरीन तोपखाने थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संचार। बिल्कुल, टेलीग्राफ। ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। विद्रोही जहां घोड़ों के जरिए संदेश भेजते थे, वहीं अंग्रेज टेलीग्राफ की तार खटखटाकर सैकड़ों मील दूर से रातों रात अपनी सेनाएं बुलवा लेते थे। भारतीय सैनिक इस आधुनिक संचार व्यवस्था के आगे मात खा गए। तो इस सब का क्या अर्थ है? 1857 की क्रांति भले ही अपने तत्कालीन लक्ष्य में सफल ना हुई हो और अंग्रेजों ने सैन्य बल से इसे कुचला हो, लेकिन इस घटना ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इसके सबसे बड़े और दूरगामी परिणाम क्या निकलकर सामने आए? इसके परिणाम बहुत गहरे थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो प्रशासन के स्तर पर हुआ। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया। इसके तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। हाँ, अब भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। यानी अब एक व्यापारिक कंपनी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार भारत पर राज करने लगी। लेकिन सेना, जिसने ये पूरा विद्रोह शुरू किया था, उसमें क्या परिवर्तन किए हैं? अंग्रेजों ने ये तो समझ लिया होगा कि अब पुरानी व्यवस्था नहीं चल सकती। बिल्कुल, अंग्रेजों ने पील कमीशन का गठन किया, जिसने सेना का पूरा पुनर्गठन किया। ये सुनिश्चित किया गया कि अब सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। हाँ। तोपखाने जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से ब्रिटिश सैनिकों के नियंत्रण में दे दिए गए। और सबसे खतरनाक नीति जो उन्होंने अपनाई वो थी सेना में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाना। अच्छा, बांटो और राज करो। बिल्कुल, उन्होंने मार्शल और नॉन मार्शल जातियों का सिद्धांत गढ़ा। ये पूरी तरह से सेना के भीतर फूट डालने की नीति थी, ताकि सैनिक कभी एकजुट होकर दोबारा विद्रोह न कर सकें। लेकिन अगर इसके ऐतिहासिक महत्व को देखें तो ये क्रांति भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। इसने विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। लोगों के भीतर जो भारतीय एकता की भावना आई, उसका बीजारोपण यहीं से हुआ। 1857 ने इस मिथ को तोड़ दिया कि अंग्रेज अजेय हैं। इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि अगर भारतीय ठान लें तो वे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला सकते हैं। इसी घटना से प्रेरित होकर भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों ने आकार लिया। चाहे वे बाद के क्रांतिकारी हों या नरमपंथी नेता, सभी ने 1857 की घटनाओं से प्रेरणा ली। सही बात है। ये संघर्ष अदम्य साहस का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसने आधुनिक भारत की स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत जमीन तैयार की। अब एक बहुत ही अहम सवाल की ओर मुड़ते हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक मूल्यांकन का विषय रहता है। क्या 1857 की ये घटना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी?
इतिहासकारों के इस पे अलग-अलग मत हैं और यहाँ सभी दृष्टिकोणों को समझना दिलचस्प होगा ताकि विषय की पूरी गहराई का अंदाजा लग सके। यह इतिहास जगत की सबसे लंबी बहसों में से एक है। ब्रिटिश इतिहासकार जैसे जॉन लॉरेंस और सीले इसे पूरी तरह से केवल एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी मानकर खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि ये केवल सेना का असंतोष था जिसमें पूरे समाज की भागीदारी नहीं थी। दूसरी ओर एक बहुत ही प्रमुख भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का दृष्टिकोण भी काफी आलोचनात्मक रहा है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो बहुत ही कड़ा बयान है। हाँ, उनका तर्क था कि उस समय तक आधुनिक अर्थों में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना पैदा ही नहीं हुई थी। लेकिन इसके विपरीत दृष्टिकोण भी उतने ही मजबूत हैं जो इसे एक व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, वी.डी. सावरकर का मत बहुत प्रमुख है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे पूरी तरह से एक सुनियोजित और राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स जैसे विदेशी विचारक ने भी इसे केवल एक सैनिक विद्रोह मानने से इनकार किया और इसे एक व्यापक राष्ट्रीय क्रांति माना। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि भले ही 1857 के उस दौर में अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा पूरी तरह विकसित न हुई हो, लेकिन ये निश्चित रूप से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का पहला सबसे महान, व्यापक और सशस्त्र प्रयास था। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि इस विशाल ऐतिहासिक घटनाक्रम से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे तथ्य कैसे पूछे जाते हैं। रिवीजन नोट्स के तौर पर तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत उपयोगी होगा कि अक्सर परीक्षा में कौन से जाल बिछाए जाते हैं। बिल्कुल, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ उलझाने वाले सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत ही आम सवाल आता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। हाँ, लोग अक्सर हथियारों का नाम सोचते हैं, लेकिन इसका प्रतीक कमल और रोटी या चपाती था। या फिर ये पूछा जाता है कि विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग है। इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, जैसे विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन। बिल्कुल। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ये कई बार पूछा गया है। उत्तर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर। और नेतृत्व को लेकर भी सवाल आते हैं। दिल्ली में नेतृत्व को लेकर अक्सर लोग भ्रमित होते हैं। नाम मात्र के नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खान के पास था। और कानपुर के नेतृत्व को लेकर भी ऐसे एक सवाल बनता है। नाना साहब राजनीतिक चेहरा थे, लेकिन सैन्य रणनीति तात्या टोपे की थी। और परीक्षाओं में तात्या टोपे का वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, जो कि रामचंद्र पांडुरंग था। सही कहा। इसके अलावा बेगम हजरत महल ने लखनऊ से कमान संभाली और असम में दीवान मनीराम दत्त ने विद्रोह का झंडा उठाया। परीक्षाओं के नजरिए से कुछ और वन लाइनर याद रखने योग्य है, जैसे 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन करने वाले आयोग का नाम पील आयोग या पील कमीशन। और ये सवाल भी अक्सर आता है कि किस वर्ग ने विद्रोह से पूरी तरह दूरी बनाए रखी? इसका उत्तर है शिक्षित मध्यम वर्ग और कुछ बड़े जमींदार। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जो अंग्रेजों के लिए इतने बड़े सिरदर्द बन गए थे कि उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। 50,000 उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। इसके साथ ही 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपने वाले महारानी के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। हाँ, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये भी दिलचस्प है कि एक ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने ही ब्रिटिश संसद में इस घटना को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, न कि केवल सिपाही विद्रोह। बिल्कुल। और जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर की संरचना या स्ट्रक्चर है। ऐसे उत्तरों की शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़की हुई आग नहीं थी। हाँ, बल्कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से 100 वर्षों के लगातार ब्रिटिश शोषण का चरम बिंदु था। इसके बाद मुख्य भाग में कारणों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना चाहिए। राजनीतिक कारण जैसे हड़प नीति, आर्थिक कारण जैसे कृषि का विनाश, सामाजिक धार्मिक कारण
और सैन्य कारण जैसे चर्बी वाले कारतूस। और निष्कर्ष में हमेशा ये बताना चाहिए कि भले ही ये विद्रोह सैन्य रूप से कुचल दिया गया, लेकिन राजनीतिक रूप से इसने भारतीय राष्ट्रवाद का बीज बो दिया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक बहुत ही समग्र और गहरी समझ है। आज की इस चर्चा में 1857 की क्रांति से जुड़े हर पहलू को खोलकर देखा गया है। यह क्रांति केवल इतिहास की किताबों के पन्नों में दर्ज एक मृत घटना नहीं है। यह संघर्ष, अदम्य साहस और अपने अधिकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा जाने का एक ऐसा पाठ है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इतिहास हमेशा हमें यही सिखाता है कि जब नीतियां आम जनमानस के जीवन, उनके अधिकारों और उनकी मान्यताओं को कुचलने लगती हैं, तो विद्रोह एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम होता है। 1857 के उस महासमर ने भारतीय उपमहाद्वीप को उसकी कमजोरियों का आईना भी दिखाया और उसकी असीमित ताकत का एहसास भी कराया। तो इसी के साथ आज की इस गहन ऐतिहासिक चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ा जा रहा है। ये विचार करने योग्य है कि यदि 1857 की इस महान क्रांति में संगठन की कमी और सीमित क्षेत्र जैसी बाधाएं न रही होती, बिल्कुल, यदि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक साथ एक ही मजबूत रणनीति और एक ही केंद्रीय नेतृत्व के तहत ये विद्रोह हुआ होता, तो क्या विशाल ब्रिटिश साम्राज्य उस भयानक प्रहार को झेल पाता? ये सोचने वाली बात है। भारत का इतिहास 19वीं सदी में ही कैसा दिखता? क्या तस्वीर कुछ और होती? इतिहास के इन सवालों पर विचार करते रहना चाहिए और अतीत की इन परतों को अपने स्तर पर भी खंगालते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और जिज्ञासा का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। सुनते रहिए और इतिहास की गहराइयों को समझते रहिए।